बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला कान्हा का वाकया जिसने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया है। 14 मासूम बच्चों की जिंदगियां एक लम्हे में खत्म हो गई, कई खानदान उजड़ गए और हर आंख अश्कबार है। वो मासूम बच्चे जो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक गैर मयारी ट्यूशन सेंटर में अपने रोशन मुस्तकबिल की लकीरें तलाश करने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वही चंद लम्हों बाद उनकी कब्र बन जाएगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है, मगर इस सानहे ने एक बार फिर गैर मयारी तामीरात, गली मोहल्लों में कायम गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों और सरकारी निगरानी के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या हर बार सिर्फ मुकदमा दर्ज कर देना ही काफ़ी होगा या अब इदारों की गफलत और लापरवाही का हकीकी एहतसाब भी होगा? हर हादसे के बाद एक इंक्वायरी कमेटी, हर सानहे के बाद चंद बयानात और फिर एक नया सानहा। आखिर ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? क्या हमारी सियासत और हुक्मरानी इंक्वायरी कमेटीज के लॉलीपॉप से आगे बढ़ेगी? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नए माली साल का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने एक बार फिर टैक्स वसूलियों के बड़े अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जबकि पेट्रोलियम लेवी के मद में भी रिकॉर्ड वसूलियों का हदफ रखा गया है। एक तरफ महसूलात बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब आम आदमी को खदशा है कि उसका सारा बोझ एक बार फिर उसी की जेब पर डाला जाएगा। सवाल यह है कि क्या मईशत को संभालने का वाहिद रास्ता आवाम पर मजीद टैक्सेस और लेवी आयद करना ही रह गया है, या हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने, बड़े टैक्स नादहिंदगान को कानून के दायरे में लाने, सरकारी अखराजात कम करने और माली नज़्मो ज़ब्त कायम करने पर भी उतनी ही संजीदगी से काम करेगी? उधर हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा वो होगा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, कि जहां पर सियासी और इंतजामी सूरत हाल भी मुसलसल सवालात की जद में है। आवाम को तवक्को थी कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान, तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करेगी, मगर ज़मीनी तासुर उसके बरक्स दिखाई देता है। एक तरफ हुकूमत के अंदाज, इख्तलाफात और धड़ेबंदी की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब अवामी मसाइल के बजाय सियासी सरगर्मियाँ, तशहीर, सोशल मीडिया मुहिमात और मीडिया मैनेजमेंट ज़्यादा नुमायाँ दिखाई देती है। वज़ीर इत्तलात शफी जान हो या काबीना के दीगर वज़रा और मशीर, नाक़दीन का कहना है कि अवामी मसाइल के हल से ज़्यादा नमूद नुमाइश ज़ेर बहस है। कहीं हेलीकॉप्टर के दौरों की तस्वीर हैं, कहीं टिकटॉक वीडियोज़ हैं, जबकि दूसरी जानिब सूबे में अमन व अमान, तालीम, तरक्याती मंसूबों और अवामी आगाही मुहिमात के हवाले से मुसलसल शिकायत सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की असल तरजीहात आखिर हैं क्या? आवाम को रिलीफ देना या सिर्फ पानी की रिहाई की सियासी मुहिम चलाना? अगर हुकूमत अपनी सियासी मुहिमात में मसरूफ रहेगी तो अवामी मसाइल कौन हल करेगा? सूबाई वज़रा की कारकर्दगी अवाम को नजर क्यों नहीं आती? वज़ीर इत्तलात शफी जान और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी पर सवालात क्यों उठ रहे हैं? और अगर हुकूमत के अंदर ही इख्तलाफात, धड़ेबंदी और तरजीहात का बहरान मौजूद है तो फिर केपी के अवाम अपने मसाइल लेकर जाएंगे कहाँ? अवाम सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि आखिर उनके टैक्स का पैसा उनकी फलाह बहबूद के बजाय क्यों नमूदो नुमाइश पर खर्च हो रहा है? मेरा साथ दे रहे हैं साराना साहब, खालिद फारूकी साहब और माजिद रज़ाकी साहब। खालिद फारूकी साहब, कल जो पेश आया वाकया कान्हा का, इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं, हर कोई अपनी आप बीती बयान करता हुआ नजर आया है। वालिदैन की तरफ देखें, ख़वातीन की तरफ देखें, जो माएँ हैं वो अपनी दुख की दास्तान जिस अंदाज में बयान कर रही हैं वो एक अलग मामला है। अब ज़ख्मी जो टीचर हैं उनसे जब बयान लिया गया, उनका बयान मुख्तलिफ है कि माली हालात अच्छे नहीं, छत टपकती थी जिसको पक्का कराने का काम जारी था, और जिनकी जाहिर सी बात है गोदें उजड़ गई वो ये कह रही हैं ख़वातीन कुछ की छुट्टी भी दी जा सकती थी। फिर अहले इलाका से जब बात की जाती है वो भी इस मामले में अलग ही बात बता रहे थे कि हमसे कोशिश होती रही, हम बच्चों को निकालते रहे, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद जो एक रास्ता था हॉस्पिटल तक पहुंचने का बच्चों का, घर से ट्यूशन सेंटर से लेकर वहां तक का, अगर उन्हें बर वक्त ऑक्सीजन मुहैया कर दी जाती तो शायद मामलात जो थे वो आज ऐसे ना होते। असल में आप इस वाक़े का कसूरवार किसको समझ रहे हैं? मैं इस वाक़े का कसूरवार सिर्फ अमारत और गुर्बत को समझता हूँ। अगर ये वाक़या किसी ऐसे इलाके में हुआ होता जहाँ पे पॉश एरिया होता, जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होते, तो अव्वल तो बात यह है कि होता ही नहीं। वहाँ पे बिल्डिंग भी अच्छी होती और गवर्नमेंट भी पहुँच जाती, वहाँ पे बाकी इंतजामात भी किसी न किसी हद तक होते। ये बेसिकली बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, अलमिया है कि हमारे जो गरीब इलाके हैं, और एक तो तालीम हमारी तरजीह नहीं, गरीबों के लिए ना तालीम ना सेहत, ये दोनों हमारी हुकूमतों की तरजीहात में शामिल ही नहीं चीज़ें, और इस पर ज़ुबानी जमा खर्च किया जाता है जितनी आबादी होती है उसमें, और ये मिसमैनेजमेंट हर जगह पे होती है।
और आप देखेंगे ना कि कोई भी इदारा क्या उसने वहाँ पे अपना कोई फ़र्ज़ पूरा किया, किसी को पता चला कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा तादाद में पढ़ने आते हैं, ये ट्यूशन सेंटर है, एकेडमी है, स्कूल है, यहाँ पे कोई हिफाजती इंतजाम हैं या नहीं है, किसी लेवल पे आप देखेंगे किसी लेवल पे कोई काम नहीं हुआ होता। अच्छा, अब बाज़ औक़ात होता ये है कि आप सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं गरीब वालिदैन पर। वालिदैन बेचारे कहाँ जाएँ? उन्होंने तो अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, अभी इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी अलमिया है कि एक घर के 2 बच्चे हैं और फिर जितने बच्चे हैं कोई 7 साल की एज है, 9 साल की एज है, 6 साल की एज है। अब ये फूल जैसे बच्चे घर से तो पढ़ने के लिए निकले और उन्होंने सोचा होगा कि हमारा भी कोई रोशन मुस्तकबिल होगा, लेकिन वो रोशन मुस्तकबिल तो जाहिर है कि उसके ऊपर मिट्टी की तह जो है वो जम गई है और वो बेचारे कब्रों में जा सोए हैं। तो इसमें तो हम सब के सोचने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो उस वाक़े के बाद फिर निकल आते हैं, फिर इंक्वायरी। अब यहाँ पे इंक्वायरी किसकी करेंगे? आप हर गरीब बच्चे की क्या उसकी ज़ाती तौर पे उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके घर वालों की इंक्वायरी करेंगे? जब आपने उनको फैसिलिटेट करना ही नहीं, जब आपने उनको कुछ देना ही नहीं, जब एक शऊर ही उनको अपनी आज़ादी का, अपनी तालीम का इस तरह का नहीं उनको देना, उन बेचारों को तो ये एहसास भी नहीं है कि ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। वहाँ जो तालीम दी जाती है वो भी जहालत के लिए बेसिकली दी जाती है, उनको गुलाम रहने के लिए दी अच्छा, जाती मुझे है। ये बताइएगा, जो ट्यूशन सेंटर के मालकान हैं, जाहिर सी बात है वो मियाँ बीवी, एक शख्स जो रेडीबान है, ठीक है, एक औरत जो बच्चों को घर में पढ़ा रही है, आप उन दोनों को इस वाक़े का कितना कसूरवार ठहराते हैं? क्योंकि जो मैं टिकर्स पढ़ रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, हमारी अपनी स्क्रीन पर भी, तो टिकर्स कुछ इस अंदाज में चले कि गिरफ्तार जख्मी खातून टीचर, तो मतलब यानी कि एक औरत जो कि हॉस्पिटलाइज है और जख्मी भी है लेकिन वो गिरफ्तार भी है और उससे इंक्वायरी भी होगी। गिरफ्तार तो करें ना उन लोगों को जिन्होंने कभी वहाँ का दौरा नहीं किया था, जिन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा था। उस इलाके की पुलिस को पूछें, उस इलाके की इंतजामिया को पूछें, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को पूछें, हायर अथॉरिटीज को पूछें। अच्छा। और वजीर आला हो या वजीर आजम हो, ये खुद अपने आप पे गौर करें कि उनकी क्या पॉलिसियां क्या है। मैंने तो बताया कि असल रीजन जो है ना, जो भी आप बात मर्जी कर ले, एक वाक़े के रद्द-ए-अमल में हम बहुत बोलते हैं, हमारे ये रिवाज बन चुका है कि एक कोई वाक़या होता है उसमें रद्द-ए-अमल कौन कितना देता है, कौन कितने आंसू बहाता है, कौन कितना बताता है कि मैं इन बच्चों की माँ की तरह या इन बच्चों के बाप की तरह सोचता हूँ। ये सारे बातें जितनी हैं ये सारे बहाने हैं, ये सारे सिर्फ उस खून को, उसको जो उस वक्त लोगों में थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। अब तो बदकिस्मती और भी है कि हमारे लोगों में गुस्सा आना भी बंद हो गया। वो शायद समझते हैं कि उनकी जिंदगी इसी नहज पे गुजरनी है, इन्हीं ट्रेजिडियों में गुजरनी है। आप कभी गौर करें ना कि एक ट्रेजिडी होती है तो दूसरी ट्रेजिडी का इंतजार होता है। ये नहीं कि आपने ये जो वाक़या देखा है, मैं नहीं समझ, अल्लाह ताला माफ़ करे कि कोई दूसरा ऐसा वाक़या हो, लेकिन आप गौर करें कि ये जो वाक़या हुआ है, क्या ऐसा ही वाक़या आपको किसी वक्त भी इतला नहीं आ सकती कि किसी दूसरी जगह अच्छा, भी हो गया? आपने ये कहा ना कि एक ट्रेजेडी के बाद दूसरी ट्रेजेडी होती है, तो इसी को मैं सिंक करूंगी और लिंक करूंगी राना साहब ये सानेहा गुल प्लाजा के वाक़े से, कि जिसकी तकरीबन कोई 2 रोज़ पहले एक रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। मैं वो रिपोर्ट को इस अंदाज में पढ़ते हुए थोड़ी हैरान हो गई थी कि उसमें जो वाक़े का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या जो सूरत-ए-हाल को एनालाइज किया गया, सारी सिचुएशन को कहा गया कि 11 साल का बच्चा जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट में हादसा के हवाले से मुकदमे में नामजद है। और क्योंकि खबर तो ये भी है ना कि आप ही बता रहे थे कि गुब्बारे थे वहां पर जहां पर उसने कोई माचिस वाचिस जलाई है, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है वो जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट भी जब आएंगे सामने तो सर इस किस्म की स्टेटमेंट्स के साथ। अच्छा देखिए, पहले तो मुझे इजाज़त दें कि ये जो लाहौर का वाक़या जी बिल्कुल उसी पे बात, वो जो खातून टीचर हैं अनीला, उनका एक बयान में अभी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी कि मेरा शौहर जो है वो फ्रूट मंडी में रेहड़ी लगाता था, तो उसकी रेहड़ी उठा ली गई और हमारे घर में बहुत गुर्बत थी। वो जो शायद जहाँ किराएदार हैं वो कहते हैं जी वो मालिक भी हमें बहुत तंग करता है। अब इस खातून का असल जुर्म तो ये है कि इसके बावजूद ये ज़िंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थी। फिर उसके बाद ये कि उस औरत का एक बड़ा जुर्म ये था कि उसने एक इंतहाई गरीब तरीन आबादी में बहुत थोड़े थोड़े पैसों पे उन बच्चों को तालीम देने की कोशिश की जहाँ पे तालीम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर ये कि अब वहाँ पे कभी आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जो लोग रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी मौत इस तरह मैटर नहीं करती जिस तरह डिफेंस के लोगों के लिए कर रही होती है। सो इन बच्चों का मर जाना कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए। ये लोग पैदा ही मरने के लिए होते हैं, कुचले जाने के लिए होते हैं।
ये कोई डिफेंस में या बहरिया टाउन के या कहीं वहाँ के बच्चे थोड़ी हैं जिनके बच्चों के लिए पाकिस्तान के तमाम वसाइल, तमाम जितना भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो हैं, वो उनके कदमों में निछावर कर दिए जाएंगे। या जो बच्चों को जहाँ वो पढ़ेंगे वहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, या उनकी फीसें, ट्यूशन फीसें जो हैं वो डॉलर्स में अदा की जाएंगी, या वो उनके वालिदैन उन्हें 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियों के अंदर लेने आएंगे। वो बच्चे इसीलिए पैदा हुए थे कि वो मर जाएं। तो कोई इस पे इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आज जाएंगे वजीर आला साहिबा 20-20 लाख रुपए दे रही हैं उन्हें, तो काश पहले हम उनके लिए कुछ कर देते ऐसा। वहां पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उस इलाके की, उन्हें नहीं पता था कि ये एक छत का मकान है और ये इसमें इतने बच्चे और ये सब कुछ हो रहा है। वो वहां पे क्या बल्दिया का कोई सिस्टम नहीं है जो वो आके देखे। लेकिन चूंकि वो इंसान ही नहीं है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करना भी हमाकत है ना। और ये जो कराची की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, हमने किया था प्रोग्राम कि वहां इमदादी कार्रवाइयों में इसलिए भी परेशानी हो रही थी कि लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी वो तमाशा देखने के लिए। हम खुद भी तो जिम्मेदार हैं ना, हम इखलाकी तौर पे कहां खड़े हुए लोग हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको अपने इखलाक का मिसाल देता हूँ। फर्ज करें एक मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं असेंबली में खड़े होकर कि भाई हाँ हमने तैयारा खरीदा, फिर ठीक है, ये बात एक अपनी जगह है। इसका जो जिस पे किसी ने गौर नहीं किया, मुझे इस पे कोई दुख नहीं हुआ। दुख इस पे हुआ कि इस पे टेबल बजाए गए, स्पीकर साहब ने कहा मारा। कहां खड़े हम लोग? हम किस तरह अपने आप को इखलाकी तौर पे जस्टिफाई करते हैं? वो डेस्क बजाना, वो कहका मारना किस बात की अलामत है इन लोगों के लिए कि तुम मरने के लिए पैदा हुए हो? हम कहे भी मारेंगे, जिंदगी भी गुजारेंगे और कहेंगे कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो कराची में हुआ उसमें आपने छोड़े मैम, आप पता नहीं क्यों उस बच्चे के ऊपर वो कर रहे हैं ना। मैं आपको लिख के दे दूं, वो फारूकी साहब को याद होगा, वो कौन सी फैक्ट्री थी सर जिसे चारों तरफ से बंद के आग लगा दी? बल्दिया फैक्ट्री। अब बरी हो गए वो लोग। तो आपको पता है कि अभी 15 दिन पहले वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। जिस सिस्टम के अंदर यार 400 बंदे आग में जल के मर गए भत्ते के लिए और लोग बरी हो जाएं। आप उस बच्चे को पकड़ लें, पता नहीं वो है भी कि नहीं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। माजिद निज़ामी साहब, जब हम सानह काना की बात कर रहे हैं तो वहां पर रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। रियासत किसका गिरेबान पकड़ेगी जाके, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और दूसरा, मैंने जो सानह गुल प्लाजा का भी यहाँ पर जिक्र किया क्योंकि अब उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। जो मुकदमे में नामजद हुआ है वो है 11 साल का बच्चा। और फिर दूसरा ये कि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है सानह गुल प्लाजा के हवाले से सर, उसे भी खुफिया रखा जा रहा है। तो फिर जब रिपोर्टों को और कमीशंस को की तहकीकाती इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को खुफिया ही रखा जाना, तो फिर सर काहे की तहकीकाती कमेटियां, इंक्वायरी कमीशन, क्यों फिर इतना पैसा लगता है आवाम के टैक्स का पैसा इन फजूल खर्चियों की तरफ? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये सोसाइटी का और रियासत का एक फेलियर है जिसकी ये 2 केस स्टडीज हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी टाइमलाइन को देखें, एक एक चीज को एनालाइज करें तो पता चलता है कि ये जो हुकूमत की जानिब से कॉस्मेटिक्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है कि ज़ाहिरी नोक पलक संवार दी और दावे कर दी है कि जी नंबर्स बेहतर हो गए, माशरा बेहतर हो गया, मार्केटों में लकड़ी लगा दी और उसके ऊपर 4 लाइटें लगा दी तो जी मार्केट बहुत अच्छी बन गई। तो ये मेरा ख्याल है उस सारे दावे को ये दोनों वाकयात रिजेक्ट करते हैं कि सिस्टम, रियासत जो है वो ओवरऑल मुआशरे को चलाने में नाकाम हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर हम कराची की बात करें, तजावजात को किसने हैंडल करना था, फिर यह है कि वहां पे पार्किंग का मसला क्या था, वहां पर आग बुझाने के हालात क्यों नहीं थे, ये पूरी एक चेन चलती है कि जिसमें आपको पता चलता है कि ये सब फेलियर्स हैं। लाहौर की हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या है कि फैमिली के माली हालात ठीक नहीं है। माली हालात के ठीक होने का ताल्लुक किस चीज से है कि ये मंडी के अंदर जो मसले हैं उनके अंदर हुकूमत की और पॉलिसी है, गरीब आदमी जो है उसके अब निशाना बन रहा है। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है कि वो जो एक छुट्टी है क्या वो उस फैमिली के लिए अफोर्डेबल थी कि नहीं थी,
गफलत तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जी थी। फिर ये है कि वो गली जहां से बाहर लेके जाना था उसकी क्या हालत थी। गुलबर्ग के अंदर तो हम 4 गलियों के अंदर टाइल्स लगा के, टफ टाइल्स लगा के, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ड्रोन चला के पैकेजेस बना देते हैं कि जी लाहौर बदल चुका है। लेकिन लाहौर तो वो है जब वादा ये रिपोर्ट करता है कि जी 80% लोग जो है वो 400 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, तो हम मजाक उड़ाते हैं कि जी लोगों ने तो एसी लगाए हुए हैं, एसी का बिल कम करने के लिए घरों में 2-2 मीटर और लगाए हुए हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 रोज से वैसे भी लाइट और लोड शेडिंग का जो सर बुरा हाल है। मैं कई लोगों से मेरी बात हुई है तो कहीं के ट्रांसफार्मर जल गए हैं, किसी का कुछ हो गया है, लोगों के घरों में 2-2 दिन से लाइट मौजूद नहीं है, उनसे सोया नहीं जा रहा, सुबह पर काम पर नहीं जाया जा रहा। ये गरीब आबादियों का हाल है निजामी साहब। और इस सारे मामले के अंदर जब आप उन गलियों में जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई वहां पर ऐसे घर हैं कि जहां पर 2 लाइट्स और 1 पंखा और 2 पंखे जो हैं वो बहुत गनीमत समझे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उन बच्चों की फीस पता कर लें कि जी वो कितने रुपए देके, कितने 100 रुपए देके पढ़ रहे थे, तो आपको पूरे सिस्टम के उस फेलियर का अंदाजा होता है। और जहां तक आपने बात की सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट की खुफिया रखने के मामले के ऊपर, तो अब ये जो तनज़ुली है, ये जो गिरावट है, ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता साल जो है चंद गाड़ियां खरीदी हैं और वो हसासियत इतनी ज्यादा है कि वो ये बताने को तैयार नहीं है कि ये गाड़ियां कितने रुपए की आई हैं और कौन लोग चला रहे हैं। और 1 साल पूरा का पूरा इसके ऊपर कोशिश की जाती रही। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी 18-19 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा है, लेकिन वो गाड़ियां किसके इस्तेमाल में है, इसकी हसासियत बहुत ज्यादा है। तो हसासियत का मामला यहाँ पे आ गया। जिस तरह आपने जहाज की बात की, तो उससे मेरा ख्याल है असम्बली में खड़े होकर ये कहना मजाक नहीं है, उसकी एक बुनियाद है। उसकी बुनियाद ये है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन के फंड में 1000 रुपया रखते हैं बजट के अंदर और 9 अरब 55 करोड़ की शॉपिंग कर लेते हैं, तो वहां से उस मजाक की बुनियाद बनती है कि जब आपको पता है कि एक मद में आपने 1000 रुपया रखा है और आप उसके ऊपर 9 अरब 55 करोड़ खर्च कर लेते हैं, तो फिर आपने असेंबली में जाके डिटाई से कहना है कि हाँ जी हमने लिया है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है 100% ऐसा ही है। 8 ममालिक हैं, पाकिस्तान से लेके मालदीव तक, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। पाकिस्तान 7वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट में। सिर्फ पाकिस्तान से अगर गिरावट में कोई मुल्क है तो अफगानिस्तान है। अब हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है सोच है, यही जब खत्म हो जाएगी और ज्यादा जरूरत गरीब इलाकों को पड़ती है, तो अभी नए जो माली साल जो आ रहा है इसमें तो आपके फंड्स मजीद कम हो गए हैं सूबों के, तो उसमें आप क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकेंगे? ये जो स्कूलों वाले वाकयात है, गंदा पानी पीने से जो बच्चे मर जाते हैं, ये भी देखिए ना सर। गंदा पानी पीने से बच्चे अलग मर रहे हैं, पानी की अदम दस्तयाबी से बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं। और मैं चूंकि ब्रेक पर जाने लगी हूँ, ये जो मैंने पानी की अदम दस्तयाबी के हवाले से बात की है, हमारे घर एक मुलाजमा आती हैं, वो बता रही थी कि ये मॉडल कॉलोनी है डिफेंस वाली साइड की तरफ, वहाँ का जो ट्यूबवेल है गुज़िश्ता 10 से 11 रोज से खराब है और जो मर्द हजरात हैं वो रफ़ा हाजत के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद से जाकर ही पानी भरा जा रहा है, ना बच्चे नहा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। उस आबादी के रिहायशियों का रहना इस वक्त बहुत ही अजाब बना हुआ है। तो खुदारा तरजीहात जो है ना वो अपनी देखिए कि क्या होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, नए माली साल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और जो नया बजट रखा गया है 2026-27 का, उसके फैसलों पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। दराशे के हवाले से अगर बात की जाए तो रेगुलेटरी ड्यूटी में नुमाया कमी डाली गई है। FBR ने नया SRO जो है वो जारी कर दिया गया है। मेरा इस सारे मामले में एक बड़ा एक अहम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं पढ़ रही थी वो ये था कि जो रवा माली साल गुज़िश्ता बरस से ज़ायद टैक्सेस और लेवी जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी इस माली साल में, इस नए माली साल में अदा करेंगे। जो सालाना टैक्स का टारगेट रखा गया है गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में वो 2281 अरब रुपए से जायद का रखा गया है। निजामी साहब, चूंकि इसके ऊपर आपकी जरा बड़ी गहरी निगाह रहती है इकोनॉमी के ऊपर और कॉमर्स के ऊपर, सर कैसे इकट्ठा होगा ये 2281 अरब रुपए जो कि पिछले साल पूरा नहीं हो सका था और इस साल भी अब पूरा किया जाना है? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मौजूदा साल पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट है वो 1727 अरब रुपए का है। निजामी साहब,
जी जी, ये हुकूमत इंशाल्लाह इससे कोई 40-50 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा करेगी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये, हाँ बिल्कुल, पेट्रोलियम लेवी ऐसा काम है कि जो 1 मिनट में आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि गरीब ने भी आपके वो पेट्रोल डलवाना है, अमीर ने भी डलवाना है, वो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी पिछले साल पेट्रोलियम लेवी पे हमने 10 महीने में टारगेट पूरा कर लिया। 2 महीने के जो पैसे आए हैं वो एडिशनल है। उसकी वजह यह है कि एफबीआर की जो सुस्ती और नाअहली है कि वो दूसरे सेक्टर्स में टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। तो बड़ा आसान तरीका है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत जो है वहां पे टैक्स लगाएं और अपने मामलात को चलाएं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि एफबीआर का ये दावा जरूर है कि टैक्स को दुगना किया गया है, टैक्स कलेक्शन डबल हो गई है। ये बिल्कुल उनका दावा दुरुस्त है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि टैक्स नेट डबल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो टैक्स नेट में पहले मौजूद थे, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां आयद की गई हैं, उनसे वो जुर्माने लिए गए हैं, वो सारा का सारा बोझ उन पे डाला गया। अगर टैक्स नेट भी डबल हो तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग आप उस टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा, ये क्लेम तो ठीक है, लेकिन ये एक फॉल्टी क्लेम है कि टैक्स नेट जब आपका डबल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मैं और आप सैलरीड क्लास जो टैक्स दे रही है, आपने वहां से पूरा करना है, वहां से नहीं होगा तो पेट्रोलियम से आप पूरा कर लेंगे। पेट्रोलियम से पूरा कर लेंगे। और पेट्रोलियम भी, राना साहब, टारगेट को हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 180 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी दरकार होगी। ये 180 रुपए की जब पेट्रोल पर लेवी लगेगी सर, बात तो फिर वहीं पर आ जाएगी 400-450 रुपए पर लीटर पेट्रोल के हवाले से। अगले 15 दिन आप भूल जाएं कि कोई इसमें ना को रद्दोबदल होगा। आई मीन कमी नहीं होगी। अच्छा। बढ़तरी का मुझे पता नहीं है। मुस्तहकम रह सकती हैं कीमत, ऐसे तो नहीं, मुस्तहकम भी नहीं रहेंगी राना साहब। ठीक है ना। अगले 15 दिन जो हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनियों के आगे हथियार डाल दे तो उसका हाल वही होता है जो फिर बड़े सगीर का हुआ था। आप पेट्रोलियम कंपनियों के सामने बेबस हो जाएंगे, आप IPPs के सामने बेबस हो जाएंगे, आप चीनी माफिया के सामने बेबस हो जाएंगे, तो तड़पल्ले रह की जाएगा। कि देखें, अब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन को 27 करोड़ के करीब है। ठीक है। अच्छा, इसमें टैक्स पेयर हैं मेरे ख्याल 60 लाख के 65 लाख। तो जो 26 करोड़ 35 लाख लोग हैं वो किस सिलसिले में हैं? 65 लाख लोगों ने अगर ये पूरे मुल्क का बर्डन उठाना है तो मैं नहीं चूक सकता, मैं नहीं खेलता। ठीक है ना। मैं 3 जगह काम करता हूं, मैंने पहले भी कहा, तीनों जगह टैक्स देता हूं। मेरा कसूर क्या है भाई, मुझे बताएं। मैं खुदा की कसम टैक्स बिल्कुल देने पे तैयार हूं, लेकिन मुझे उसके बदले आप दे क्या रहे हैं? ये रियासत मुझसे जो टैक्स ले रही है उसके बदले मुझे क्या दे रही है? काना की छतें गिरती हुई, या वो फैक्ट्रियां जिन्हें चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी जाती है, या वो मासूम बच्ची जिसको क्या CCD वाले गोली मार देते, ठीक है, या वो मासूम बच्चे जिनके साथ ज्यादतियों के बाद उनके गले घोंट दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या दे रही है रियासत मुझे जवाब में, जो मुझसे मेरे से इतना कुछ मांग रही है? और चले, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि कोई बात नहीं, मुझे रियासत कुछ ना दे, लेकिन यार मेरी आंखों के सामने मेरे पैसों को इस तरह हवाओं में तो ना उड़ाएं आप। इस तरह मेरे पैसों का मजाक तो ना उड़ाएं कि मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरे बच्चा इसलिए यूनिवर्सिटी ना जा सके कि उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, टायर फट गया, और अब वो उसके लिए उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है क्योंकि अब्बू गए में। और तुम्हारा बच्चा यार वो जहाज़ों में फिरे, वो कितने करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएं और वो पता ना चले कि किसके ज़ेरे इस्तेमाल है। तो कब तक इस तरह? मैं ना खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है। जंगल में भी शेर का जब पेट भर जाता है ना तो वो नहीं मुंह मारता, सांप भी हर एक को नहीं डसता, हाथी सबको नहीं कुचलता। जंगल में गुलहरी और हिरनी भी आजादी से फिर रहे होते हैं। कैसा निजाम आपने बना दिया यार, आपका पेट ही नहीं भरता। आप खरबों का रुपए कमा लेते हैं यार, TTO से, मनी लॉन्ड्रिंग से, बैंकों से,
कर्जों से, फिर फैक्ट्रियों से, कारखानों से, सरकारी मराज से, फिर पेट नहीं भर रहा होता आपका। खालिद फरूकी साहब, IMF की शराइत में से एक शर्त थी कि जो FBR के अफसरान हैं उनके असासों तक, उनके एसेट्स तक जो बैंकों की रसाई के अदाद शुमार हैं उन्हें जारी किया जाए, उन्हें पब्लिक किया जाए, और ये फैसला बाकायदा तौर पर हो चुका है। तो ग्रेड 17 से 22 के जो सरकारी ओहदेदार हैं इनके जो एसेट्स हैं वो उनके गोशवारों तक जो एक्सेस है सर उसे पब्लिक किया जाएगा, और जल्द ही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें तमाम जो है ना वो FBR की वेबसाइट पर भी मंजर आम पर आ जाएंगी। ये फ़ायदामंद है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या बाइस नुकसान? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो राना साहब भी बात कर रहे थे ना, मैं टेक्निकली राना साहब उसमें थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं। जी जी। आपने कैसे समझ लिया कि वो जो कान्हा के जो बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई ये टैक्स नहीं देते थे? नहीं, मैं वो भी हाँ, मैं बिल्कुल बताने सही। लगा हूँ, मैं बताने आपको Valid लगा point, हूँ कि valid वो जो point। बच्चे थे उनके पेरेंट्स जो थे, जो हैं और गरीब आबादियों में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे टैक्स देते हैं। असल जुल्म पाकिस्तान में ये है कि आप गरीब आदमी को भी उसी तरह निचोड़ रहे हैं, और मुसलसल आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए, वो बेचारा जब माचिस खरीदने जाता है, घी खरीदने जाता है, एक पैकेट जब लेता है, दालें जब खरीदता है, कोई चीज़ भी जब लेता है, तो आम गरीब आदमी भी टैक्स ही देता है ना। इस मुल्क में आप ये जहन में रखें, 26 करोड़ आबादी है, 27 करोड़, ये तमाम लोग टैक्स देते हैं। लेकिन यह है कि गरीब आदमी को फैसिलिटी कोई नहीं है। जो अशराफिया है वो जितना टैक्स देना चाहिए उसे, वो उतना टैक्स देते नहीं है, और वो छुपाते हैं, अपने एसेट्स को भी छुपाते हैं, टैक्स चोरी के रास्ते भी तलाश करते हैं, और मराद भी वो लेते हैं। जिन गाड़ियों की आप बात करें, गाड़ियाँ भी उन्हीं के लिए आती हैं, खा वो उमरा का तबका है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो है। ये मामला सिर्फ ये है। और जो टैक्स नेट में वुसअत वाली और ये पेट्रोलियम लेवी वाली बात है, ये फंड्स का इशू है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये विफाक के पास जाता है पैसा जी। सो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इस तरह का लगा के, तो विफाक की जो वो कहा जा रहा है कि वहाँ फंड्स कम है, तो वो इनकम बढ़ाई जा रही है। ये जहाँ तक मामला है ना जी FBR के अफसरान का, इसमें कर ले, होना चाहिए, हर सियासतदान का होना चाहिए, हर ऐसे बंदे का जो बासर आपको सोसाइटी में नजर आता है, उन सब का होना चाहिए, और स्पेशली उन इदारों के जो अफसरान हैं और इवन मुलाजिमीन छोटे भी जो हैं, उनके एसेट्स भी पता करना चाहिए। आप मालूम करें कि FBR का जो क्लर्क है उसकी कितनी इनकम होती है, वो कितने उम्रे करता है, कितनी ज़ियारतें करता है, कितने हज करता है, किस किस यूरोप और अमेरिका के कितने दौरे करता है वो, और पूरी पूरी फैमिलियों समेत ये लोग जो हैं, ये वो तबका है जिन्होंने अब रिवाज बना लिया कि अपने बच्चों की शादियां जाके दूसरे मुल्कों में करते हैं, जहाज भर के चले जाते हैं कि जी हमने मुतबर्रक मुकामात पे जाना है। तो ये चीज़ें जो है ना इन लोगों के ये, लेकिन आप ये भी समझ लें कि बहुत ही चोर रास्ते हैं। आप आराम से अपने एसेट्स जो हैं दूसरे किसी के नाम पे मुंतकिल कर देंगे, और इस मुल्क में हो ही ये रहा है कि हर शख्स फ्रॉड करता है, और फ्रॉड करने के उसको रास्ते बताए जाते हैं, उसके पास होते हैं। और स्पेशली ये जितने भी इदारे हैं, इनमें तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आप IMF को धोखा देना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। FATF ने जब पाबंदियां लगाई थी तो उसमें बड़ा शोर था यहाँ पे, लेकिन उसमें बहुत से अच्छे काम भी हो गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का काम जो है उसको कुछ कंट्रोल किया गया था। लेकिन अब ये जो IMF शराइत लगा रहा है, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर हम बड़े बादशाह लोग हैं और हम बड़े उस्ताद हैं, तो ये भी कहा था कि आप अपने सरकारी अखराजात में कमी करें, वो हमने कहाँ करके नहीं करेंगे, हम उनको दिखा देंगे। लेकिन हमारी हुकूमतों की कारीगरी यही होगी कि वो बताएंगे हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, एक अलग सी खिचड़ी पकी हुई है। अगर हम लोग PTI की सियासत की तरफ देखें या KP गवर्नमेंट की तरफ देखें, एक तरफ तो बानी PTI की रिहाई की मुहिम है, फिर उसके अंदर भी कुछ तनाज़ात हैं, जिस तरह के कल सलमान अकरम राजा, शेख वकाज़ अकरम, इन सब के बयानात मंजर आम पर आ रहे थे। फिर बहनों की मुलाकात का मामला है, वो भी जूं का तू है। फिर कहा जाता है कि चले जी उनमें से एक की मुलाकात हो जाए तो बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं। अहले खाना अलग हैं कि हम में से किसी एक ने नहीं, बाकियों ने भी जाना है, और जो क्या कहते हैं पार्टी के ओहदेदारान या मेंबरान हैं वो भी कशमकश का शिकार हैं कि फलां क्यों जा रहा है। पॉइंट तो ये होना चाहिए ना कि चले एटलीस्ट मुलाकात तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ KP के गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी एक सवाली निशान है। माजिद निजामी साहब, अवाम को रिलीफ या बानी PTI की रिहाई की मुहिम, आपको KP गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नजर की आ रही है और PTI की भी? मामला KP गवर्नमेंट का है, और KP गवर्नमेंट के अंदर भी बड़ी क्लियर बात है कि डे 1 से खैबर पख्तूनख्वा के जो हुक्मरान थे, उन्होंने ये कहा कि देखेंगे हम तो नालियां, सड़कें, गलियां बनाने नहीं आए,
हमने तो बानी को रिहा करवाना है, हमने तो कायद को रिहा करवाना है। अब उनकी नाअहली ये है कि ना उन्होंने तो कॉलेज बनाया, ना कोई सड़क बनाई, और ना उन्होंने अपना पार्टी लीडर रिहा करवाया। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर उन्होंने अपनी जितनी फैसिलिटीज हैं, पोस्टल ट्रांसफर्स के मसले हैं, अपने अपने ग्रुपों को जो है वो उन्होंने ऑब्लाइज करना था वो किया। तो गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर तहरीक इंसाफ पे एक जो तनकीद बनती है वो ये है कि उनको केपी को एक गवर्नेंस मॉडल के तौर पे सामने लेके आना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे बताना चाहिए था कि हम इस पॉइंट के ऊपर तीनों सूबों से मुख्तलिफ हैं और हम आगे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया और ना उन्होंने अपने कायद के लिए कुछ किया है। बिल्कुल, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवाली निशान है। खालिद फारूकी साहब, जब हम लोग उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ देखते हैं, सर वो भी आजकल हमें इन्हीं मशगलों में मसरूफ दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो टिकटॉक्स बन रही हैं, कहीं जा रहे हैं तो टिकटॉक्स बन रही हैं, अडयाला जेल के बाहर बैठते हैं तो टिकटॉक्स बन रही हैं। सर फिर जब हम सूबे की तरफ देखते हैं तो मामलात कुछ और हैं। आपको लगता है कि गवर्नेंस के मामलात को लेकर केपी के वाकई बहुत अच्छे काम कर रही है, तो उसका बनता है हक बजानिब है कि भाई हम एक सूबे को इतने बेहतरी के अंदाज में लेकर चला रहे हैं तो हमें बाकियों को भी चलाने का मौका मिलना चाहिए, आप हमारे लीडर को बाहर निकालें। ये देखिए, असल मसला ये है कि पीटीआई में केपी में जो हुकूमत है ये अपोजिशन जमात की है, और उसके बारे में हम जितनी भी बातें कर लें वो बन जाती हैं, होती भी हैं और की भी जाती हैं बेसिक। और साथ ये है कि टिकटॉकर तो हर जगह पे मौजूद हैं। अच्छा। आप किसी एक सूबे का नाम नहीं ले सकते, हर जगह पे हैं। लेकिन इस सारे कुछ के बावजूद कि जब हम वहाँ की हुकूमत की सफाई भी देने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस वाक़तन बेहतर करनी चाहिए। देखिए, जो वज़ीर आला है, वज़ीर आला की ये ड्यूटी है वहाँ पे कि एक तो वो जो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करना है हुकूमत में रहते हुए भी, वो उनके ज़िम्मे जो लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत या किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट करने का जो किसी जगह सलाहियत है वो केपी में है, तो वहाँ से लोगों को लाया जाता था, वहाँ से लोग एहतजाज करते थे। अब उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। ये पार्टी को अपनी पॉलिसी ठीक करनी है कि वो अपने वज़ीर आला को इंतज़ामी जो मामलात हैं उसके लिए भी फुर्सत दे, उनके लिए भी टाइम दे, इसलिए कि बहरहाल वहाँ के जो लोग हैं वो अपने लिए वो फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो सहूलतें चाहते हैं, अपने तरक्याती काम वो चाहते हैं जिनके लिए वो किसी हुकूमत को मुंतखब करते हैं। तो वहाँ पे जो हुकूमत है, मैंने खुद देखा है केपी में कि वो जो शहरों में वैसे हालात नहीं हैं जो पंजाब में बेहतरी हुई है। दूसरी बात यह है कि केपी में दहशतगर्दी का मामला बहुत बड़ा है, खौफनाक तरीन है। उस मामले से निमटने के लिए हुकूमत की, विफाकी हुकूमत की पॉलिसी और सूबे की हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये वो इस वक्त नहीं, मुझे एक पेज पे नजर नहीं आते, और काफ़ी अरसे से यही है। सो ये चीज़ें जहाँ दहशतगर्दी हो रही हो तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि इतने अच्छे तरीके से काम भी नहीं हो सकते। पर ये सारा कुछ जो है फिर जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे आन पड़ती है, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उन्हीं पे पड़ती है। वो ये सारा कुछ करते रहें, और फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि वहाँ जो वज़ीर आला है और जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं, ये नए चेहरे आए हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनको टाइम मिलना चाहिए, 4 साल ये प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर ये ऐसा करेंगे। बहरहाल उनको अपनी परफॉर्मेंस, उसके अलावा नई नौजवान क़यादत है ना, यही कहा जा रहा है कि विजन के साथ, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा विजन के साथ उनको आना चाहिए और उनको पब्लिक के लिए निकलना चाहिए और काम करते हुए दिखाई देने चाहिए और काम होते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है जी। राना साहब, आपको तो बड़े टिकटॉक नजर आते हैं, सीएम पंजाब साहिबा के हैं, आपको शफी जान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के उनके टिकटॉक्स क्यों नजर नहीं आते? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि हमेशा हमने देखा है कि गवर्नमेंट तनकीद करती रहती है कि कॉस्मेटिक जो है ना वो डेवलपमेंट्स की जा रही है पंजाब की हद तक, तो सर कॉस्मेटिक ही सही, केपी में कॉस्मेटिक डेवलपमेंट से करके दिखा दें। देखिए, वो ना एक बच्चा रिजल्ट जब उसका आया ना, खालिद फारूक साहब घर आया तो उसके अबू ने कहा कि की बढ़िया रिजल्ट है। वो कहते जी वो सामने डॉक्टर साहब का बेटा है ना, उनका हाँ, वो कहते वो भी फेल हो गया। उनका तेरे का की बढ़िया। उसने कहा कि वो जो प्रोफेसर साहब का बेटा नहीं था बच्ची, उनका वो भी फेल। उन्होंने कहा तेरा क्या बना? कहता मैं केड़ा अल्लामा इकबाल दा पुत्र है जो पास हो जाएगा। भाई ये सारे एक से ही है, हुक्मरान एक ही तरह के होते हैं। ये कोई गलत फहमी है कि इमरान खान के साथ जो होगा वो कुछ एक अवेरा होगा, वो भी इसी सिस्टम का निकला है। इसी अंदाज में देती है ना। आपने पार्टी को रहने कब दिया है? पार्टी रह कब गई है? पार्टी तो रौनक साहब है। नहीं, सुन लेना, सुने तो सही और सुन तो लेना। आपने पार्टी की क़यादत को नाअहल करार दे दिया, बाकी जो बची उन्हें जेल भेज दिया, बाकी जो बची उनसे माफिया मंगवा ली, बाकी जो बची वो फरार हो गए, तो पार्टी केड़ी रहेगी? ये तो वो लोग हैं जो चौथे, पांचवें, छठे टीयर्स के लोग हैं।
अगर पार्टी के अंदर आज इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद, फवाद चौधरी, ये लोग होते, या क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी या एजाज चौधरी या असलम इकबाल, तो इन लोगों की कहाँ जगह थी बनती थी। ये वो लोग हैं जिन्हें एक मौका मिल गया, अब इनको ऊपर जिम्मेदारी थी कि परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक है ना, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ये परफॉर्म करके दिखाते। दूसरी बात ये कि मैं किसी को बेल आउट नहीं कर रहा, मैं जो गलत है वो कहीं पे भी है गलत है। अगर आप हेलीकॉप्टरों की सैरें करें, बालों को जेल शेल ला के, बोधे शोधे वा के, कंगी शंगी वा के, और जहाज में बैठ के किन्ने किन्ने जाना है, बिलो दे कार गाते फिरे, तो भाई बात यह है कि आपको इसलिए तो नहीं रखा गया, आप तो इश्क इमरान में मारे जाने के लिए आए थे, निकले थे। ठीक है ना, आप खून देने वाले मजनू थे, आप दूध पीने वाले मजनू बन गए, आपकी मौजें ही नहीं खत्म हो रही, आपके इश्क ही अजीबो गरीब हो गए हुए। आपको तो साबित करना चाहिए था कि आप एक नोबल काज के लिए वजीर बने और आप प्रूव करते इस बात को। बात फिर वहीं पर आ जाती है कि कॉस्मेटिक ही सही सर, कम से कम कॉस्मेटिक सर्जरी ही कर दें केपीके की, ताकि वो नजर तो आए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।